हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरे पीछे हेडिंग है ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये जो है ग्राफ्स ऑलरेडी हमने इससे पहले जो कंसेप्ट पढ़ा है, मतलब रेंज, पीरियोडिसिटी एंड डोमेन, रेंज, डोमेन एंड पीरियोडिसिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसमें मैंने आपको बताया था ग्राफ्स, एक इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब हम क्या करेंगे, ये जो सारे ग्राफ्स हैं आप देख पा रहे हो 6 टाइप के 6 ग्राफ्स है, ठीक है। इसमें से कौन सा साइन का है, कौन सा कॉस का है, कौन सा टैन, कॉट, सेक, कोसेक वाले कौन कौन से, ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हो अगर आपने लास्ट वाले लेक्चर्स अच्छे से रिवाइज किए हो, ठीक है। आपके पास टाइम था, आप रिवाइज कर सकते थे, ओके। अगर आप नहीं किया है तो इट योर चॉइस, ठीक है। तो जैसे आप देख पा रहे हो, मैं बताता हूँ कि ये जो है ये साइन वाला है ग्राफ, ये कॉस फंक्शन वाला है, ये टैन फंक्शन वाला है, ये जो है वो कॉट फंक्शन है, ठीक है। ये जो है यहाँ पर ये सेक फंक्शन और ये कोसेक फंक्शन वाला ग्राफ है, ठीक है। तो ये जो ग्राफ्स है, ये ग्राफ्स अब हम मतलब पीपीटी पे आपके मैं इसकी रिवीजन कराऊंगा, इसका एक्सटेंशन दिखाऊंगा, बहुत ही बढ़िया ये होने वाला है, ठीक है। आपको ये सेशन बहुत ही पसंद आएगा, ऐसे मेरी ऐसा कॉन्फिडेंस है, ठीक है। चलिए देखते हैं। हेलो बच्चों, आज हम देखने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, या जो पिछले थोड़े से लेक्चर में हमने जो सीखा था उसकी एक रिवीजन लेने वाले हैं हम, ठीक है। तो रिवीजन में आज का हमारा चैप्टर है, जो टॉपिक है पहला मैं लेने वाला हूँ, डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसका इन डिटेल हमने पहले वीडियोज़ में सीखा था, अब यहाँ पर सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी पार्ट में पढ़ाऊँगा आपको, थोड़ा सा जो है उसका वैल्यू कहाँ से कहाँ आती है, एक बहुत ही बढ़िया चार्ट आपके सामने रखने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो डोमेन मतलब क्या है, द सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वेरिएबल्स ऑफ द फंक्शन। किसी फंक्शन के जो पॉसिबल वैल्यूज़ है, वो पॉसिबल वैल्यूज़ किसी वेरिएबल के जो कुछ भी आते हैं वो आना मतलब डोमेन होता है, ठीक है। उसकी रेंज क्या होती है, द वैल्यूज़ दैट a given function can take as its argument varies, ठीक है। जैसे उसका आर्गूमेंट वैरी होता है, वैसे वो फंक्शन जैसे जैसे उसके वैल्यूज़ देता है, वो वैल्यूज़ वो मतलब होता है उसका रेंज, ठीक है। तो ये हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था। अब यहाँ पर मैं आपको रेंज और रेंज का जो कुछ भी डिफरेंस है, उसका डिफरेंस का एक टेबल दिखाने वाला हूँ। बहुत ही बढ़िया टेबल है, आप वीडियो पॉज करके ये टेबल कॉपी कर सकते हो, ये आपको कॉपी करना ही है, आपको ये कहीं पर भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ एक साइड में यहाँ पर है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। फिर उसके बाद एक क्वाड्रेंट, और क्वाड्रेंट वाइज उसमें क्या वो पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या इंक्रीमेंट होती है या क्या चेंजेस होते हैं उस पर्टिकुलर फंक्शन के वैल्यूज़ में, वो वैल्यूज़ के चेंजेस हमने यहाँ पर इस टेबल में अच्छे से दिए हैं। ये टेबल आपको, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये टेबल आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हमारे यहाँ पर मिलेगा। ये सिर्फ मैंने क्रिएट करके आपको अलग अलग टेक्स्ट बुक से ये इन्फॉर्मेशन निकाल के फिर आपके सामने पुटअप किया है। वीडियो पॉज करके आपको ये लिख लेना हो तो आप लिख सकते हो, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। अब पीरियोडिसिटी भी हमने पढ़ा है। व्हाट इज़ द पीरियोडिसिटी? पीरियोडिसिटी मतलब क्या होता है कि किसी एक फंक्शन की अगर सपोज वैल्यूज रिपीटेड आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल, सो दैट फिक्स्ड इंटरवल इज कॉल्ड एज द पीरियड ऑफ दैट फंक्शन। अगर किसी फंक्शन की वैल्यू एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद अगर रिपीट हो रही है, तो वो फिक्स्ड इंटरवल जो है, वो फिक्स्ड इंटरवल को हम पीरियोडिसिटी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं अ फंक्शन इज सेड टू बी पीरियोडिक। अब ये मैथमेटिकल डेफिनेशन होती है पीरियोडिसिटी की, ठीक है। सो अ फंक्शन इज सेड टू बी पीरियोडिक इफ देयर एग्जिस्ट अ नॉन ज़ीरो रियल नंबर। नॉन ज़ीरो मतलब उसमें ज़ीरो नहीं चाहिए, ठीक है। फिर सच दैट एफ ऑफ एक्स प्लस पी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मतलब एक्स प्लस पी क्या है, फॉर ऑल एक्स, एक्स की जगह पे हम क्या कर रहे हैं, एक्स प्लस पी पुट कर रहे हैं इन द डोमेन ऑफ फंक्शन। जो रिस्पेक्टिव फंक्शन है, उस रिस्पेक्टिव फंक्शन के जो हमारे वेरिएबल है जो है एक्स यहाँ पर,
उसके x की जगह पे अगर हम x प्लस पी करते हैं वेयर p इज़ नॉन ज़ीरो रियल नंबर, तो अगर वैसा करते हैं तो हमें जो डोमेन के साथ जो मिलता है वो पूरे डोमेन में वो होती है उसकी पीरियोडिसिटी, वो फंक्शन की पीरियोडिसिटी। ठीक है, इसका हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, इन ब्रीफ उसका जो एक्सप्लेनेशन होगा, जो ग्राफ्स होंगे वो ग्राफ कैसे होंगे, कैसे आएंगे, वो पूरा हम देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो ग्राफ कौन कौन से देखेंगे हम। y इज इक्वल टू साइन एक्स मतलब साइन फंक्शन का ग्राफ देखना है, y इज इक्वल टू कॉस एक्स कॉस फंक्शन का ग्राफ देखना है, tan का ग्राफ देखना है, कॉट, सेक और कोसेक। ठीक है, और उनके एक्सटेंशंस। और ये कुछ एक्स्ट्रा ग्राफ्स है जो मैंने आपके लिए यहाँ पर डिज़ाइन किए हैं, वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये ग्राफ में क्या है एक्चुअली देखिए, ये है y इज इक्वल टू ए साइन एक्स, वाई इज इक्वल टू साइन बी एक्स, वाई इज इक्वल टू ए साइन बी एक्स। मतलब यहाँ पर साइन फंक्शन को मल्टीपल है, यहाँ पर साइन का जो वेरिएबल एंगल है उस एंगल को मल्टीपल है b, और तीसरे में क्या है ए साइन बी एक्स, मतलब एंगल को भी मल्टीपल है और फंक्शन को भी मल्टीपल है। ठीक है, सिमिलरली वैसे ही वो 10 11 12 ये जो है यहाँ पर भी सेम वैसा ही पैटर्न है। ठीक है, तो चलिए हम एक एक देखते हैं। देखते हैं अब y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। यहाँ पर जो है वो है हमारे पास y इज इक्वल टू साइन एक्स। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम तो पहले एंगल कंसिडर करेंगे x, क्योंकि x एंगल है, करेक्ट। साइन के साथ x लगाए तो x एंगल है और y उसकी वैल्यू आएगी फंक्शन। ठीक है, तो चलिए एंगल हमने कंसिडर किया यहाँ पर 0, π/6, π/4, π/3, π/2, 2π/3, 3π/4, 5π/6 एंड पाई। ठीक है, अब इसके अलग अलग हम पॉइंट्स निकालेंगे, जो वैल्यूज़ उसके होते हैं उस वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे पॉइंट्स में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे कि साइन 0 की वैल्यू तो 0 होती है, साइन π/6 की वैल्यू होती है 1/2, वो 0.5 लिख दिया, π/4 होता है 1/√t, तो अगर हम कैलकुलेशन करें तो वो हो जाता है 0.71। लाइकवाइज वो सारे जो वैल्यूज़ है हमारे पास उन वैल्यूज़ का हमने यहाँ पर ये निकाला है, उसको डेसिमल में कन्वर्ट किया है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, क्योंकि ग्राफ ड्रॉ करना है मतलब ये तो इसेंशियल हो गया। फिर अब उस पर पॉइंट्स कंसिडर करेंगे। ठीक है, ये हर एक पॉइंट क्या इंडिकेट करेगा, देखिए यहाँ पर ये हर एक पॉइंट इंडिकेट करता है यहाँ पर एंगल, एक्स एक्सिस पे एंगल होंगे, वाई एक्सिस पे उसके वैल्यूज़ होंगे। ठीक है, सो लाइकवाइज ये हो गया हमारे एंगल्स। ठीक है, तो अब ये जो वैल्यूज़ हमने कंसिडर किए हैं ये सारे के सारे वैल्यूज़ हम यहाँ पर प्लॉट करेंगे, ये सारे पॉइंट्स। फिर ये नेगेटिव साइड में भी प्लॉट करेंगे और वो उसको कंडीशन उसको कंप्लीट एक ग्राफ में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए ये देखिए, ये कुछ वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर कंसिडर किए, 0.5 मतलब हाफ, 1, 1.5, क्योंकि हमें ये पॉइंट्स प्लेस करने हैं ना उस पर। तो चलिए करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये पॉइंट, ये 0 वाला पॉइंट तो ये 0 पे आ गया, फिर ये 0.5 वाला आ गया, 0.71 मतलब 5 से थोड़ा सा ऊपर, 87 मतलब उससे भी थोड़ा ऊपर, फिर आया ये 1 के बराबर एकदम। ठीक है, फिर 0.87 वगैरह ये ऐसे वैल्यूज़ फिर से आते गए, और पाई के लिए ये वैल्यू 0। अब यही एंगल हमें पता है साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, मतलब इसके जो कुछ भी हमें वैल्यूज़ मिले हैं अगर हम उसका निगेटिव एंगल लेते हैं तो ये सारी निगेटिव वैल्यूज़ बन जाएंगे। तो ये आएगा -0.5, -0.71, -0.87, -1, -0.87 अगेन, -0.71, लाइकवाइज ये सारे पॉइंट हो गए। अब देखिए ये हमें मिल गए पॉइंट्स। अब इन पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को हम करेंगे जॉइन विद द हेल्प ऑफ अ लाइन। चलिए जॉइन करते हैं। देखिए दिस इज द फंक्शन, दिस इज द ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू साइन एक्स। साइन एक्स का ये हो गया ग्राफ। ओके, तो ये साइन एक्स का ग्राफ मिल गया। अब इस ग्राफ में आप ऑब्जर्व कर सकते हो जितनी उसकी साइकिल यहाँ -π to 0 की है, सेम उसी की अल्टरनेट या उसके एग्जैक्टली अपोजिट, मतलब ये निगेटिव साइकिल हो गया ना, तो ये जो हो गई वो अब पॉजिटिव साइकिल हो गई। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। ये हो गया y इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, अब इसी साइन फंक्शन का हम एक्सटेंशन देखेंगे। एक्सटेंशन मतलब क्या होता है, पहले हमने क्या किया था, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 0 to π तक ही था। ठीक है, अब ये इसमें एंगल हम बढ़ाएंगे।
तो एंगल बढ़ने के बाद वो ग्राफ कैसा दिखेगा ये हम देखते हैं अभी। तो चलिए एक्सटेंशन में देखते हैं। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें पढ़ने थे, ठीक है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर 0 π/2 पाई 3 π/2 हमने थोड़ा एंगल की रेंज बढ़ा दिया अब यहाँ पर, ठीक है। और माइनस अगर करें तो माइनस हमें यहाँ पर माइनस वाई क्यों है, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा इज़ माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पर ये वाई की वैल्यू भी निगेटिव आ जाएगी, ठीक है। सो ये सारे वैल्यूज़ अब हम फिर से ग्राफ पेपर पे रख देते हैं, ठीक है। ये एंगल्स मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिए, यहाँ पर ये वैल्यूज़ है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये सारे जो ये 0 साइन 0 की वैल्यू 0, साइन π/2 की वैल्यू 1, ठीक है। ये अगेन साइन पाई की वैल्यू 0, साइन 3 π/2 की वैल्यू 1, साइन 2 पाई की वैल्यू 0, साइन 5 π/2 की 1, साइन 3 पाई की 0। फिर से अब यहाँ पर निगेटिव में आएंगे तो ये निगेटिव वैल्यूज हम प्लॉट कर रहे हैं, और ये हो गया हमारा ग्राफ। दिस इज़ नथिंग बट द एक्सटेंशन ऑफ साइन फंक्शन, ठीक है। एक्सटेंशन का मतलब क्या हो गया, पहले जो हमने देखा था पहला ग्राफ वो -π to +π में था। अब ये जो है हमने इसकी रेंज बढ़ा दी। अगर हम उसका ग्राफ बढ़ा दे तो ये कैसे दिखता है, तो ऐसे दिखता है। ये हो गया साइन फंक्शन ग्राफ का जो एक्सटेंशन था वो, ठीक है। अब साइन के बाद हम देखने वाले कॉस फंक्शन। कॉस फंक्शन में हमारे पास क्या है, फिर से वैल्यूज़ चाहिए हमें, और साइन और कॉस के वैल्यूज़ में हमें पता है ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं, ठीक है। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब उसमें क्या है, जो साइन के लिए वैल्यूज़ रहते थे वो कुछ वैल्यूज़ अब रिवर्स में लिखने हैं हमें, ठीक है। तो देखते हैं अब यहाँ पर ये मैंने यहाँ की जो कुछ भी वैल्यूज़ थे वो वैल्यूज़ को डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद क्या करना है, पहली स्टेप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, फिर एक्स एक्सिस पे पॉइंट्स एंगल के, ठीक है। ये एंगल आ गए, यहाँ पर वाई एक्सिस पे हमने वैल्यूज़ पुटअप कर दिए। अब हम पॉइंट प्ले करने जा रहे हैं, ये 0, फिर साइन 0 के लिए, ठीक है। साइन 0 के लिए ये आएगा यहाँ पर 1, फिर ये आता है 0.87, फिर आया 0.71, 0.5, फिर आ गया ये π/2 के लिए 0, फिर यहाँ पर 2/3 के लिए -0.5, देन अगन -0.71, -0.87 और ये -1। अब जैसे कि हमें पता है अगर हम निगेटिव एंगल भी कंसिडर करते हैं तो cos ऑफ -x इज cos x। देयरफॉर जो यहाँ पे हमारे π/6 के लिए वैल्यू आई है यहाँ पर, दैट इज 0.87, वही वैल्यू हमारी -π/6 के लिए भी आएगी, करेक्ट, यस। तो सिमिलरली π/4 के लिए भी वही वैल्यू चलेंगे, हमारे वही वैल्यू कंटिन्यू रहेंगे। अब ये हो गया हमारा पॉइंट को प्लॉट करने का काम। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके कॉस फंक्शन का ग्राफ क्या आता है ये चेक करना है। तो दिस इज़ द ग्राफ ऑफ कॉस फंक्शन, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अब जैसे कि हमने साइन फंक्शन का जो एक्सटेंशन देखा था, वैसे हमें अब क्या करना है, कॉस फंक्शन का एक्सटेंशन देखना है। तो कॉस फंक्शन के एक्सटेंशन के लिए हमारे पास क्या है, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास है 0, फिर हम एंगल्स वही करेंगे, ठीक है। एंगल्स की रेंज बढ़ाएंगे। एंगल्स की अगर हमने रेंज बढ़ा दी तो देखिए ये पॉइंट्स हम क्या करेंगे, फिर से अब पॉइंट यहाँ पर प्लेस कर दिए, यहाँ पर आएंगे एंगल्स आए, अब वाई एक्सिस पे आएंगे पॉइंट्स के वैल्यूज़। तो वो वैल्यूज़ हम पुटअप करने जा रहे हैं। एक्स की वैल्यू अगर मतलब एंगल अगर 0 है तो कॉस फंक्शन की वैल्यू आती है 1, π/2 है तो वैल्यू आती है 0, पाई है तो वैल्यू आती है -1, 3/2 को वैल्यू आती है 0, 2 पाई को वैल्यू फिर से आ जाती है 1, π/2 को वैल्यू 5π/2 को वैल्यू मिलती है 0 अगेन, ठीक है। वैसे ही निगेटिव के लिए हमें पता है जो वैल्यू पाई के लिए मिली है कॉस फंक्शन के, वही वैल्यू हमें यहाँ पर -π के लिए मिलनी है, ठीक है। तो ये हमने पॉइंट्स प्लॉट कर दिए। अब पॉइंट्स प्लॉट करने के बाद हमें क्या करना है, तो इसका एक ग्राफ ड्रॉ करना है। तो चलिए देखते हैं इसका ग्राफ कैसे आता है। देखिए ये बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारा कॉस फंक्शन का ग्राफ हमें यहाँ पर मिल गया है, ठीक है। इससे पहले जो हमने एग्जांपल ये जो ग्राफ देखा था वहाँ पर वो -π to +π तक ही था। अब यहाँ पर जो है अब वो हमारा एक्सटेंशन, मतलब यहाँ -3π और 3π तक ही है क्या, ये नहीं। आप जैसे यहाँ पर इसके आगे वाले भी वैल्यू कंसिडर करते हो तो ये सेम ग्राफ आपका मिलेगा,
ठीक है, अब देखते हैं हम tan फंक्शन का ग्राफ। ठीक है, बहुत ही ईजी है। अब tan फंक्शन के लिए क्या है, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले भी पढ़ा चुका हूँ, ये tan फंक्शन का यहाँ पर हमें क्या चाहिए, वैल्यूज चाहिए। अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, ये एंगल के वैल्यूज़ हो गए और ये जो वैल्यूज़ है, जो पॉइंट के वैल्यूज़ है, इसमें मैंने 0 1 2 3 4 तक भी कंसिडर किया। क्यों किया होगा, तो आपके लिए ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। देखिए, तो ये मैंने एंगल कंसिडर किया -π/3, -π/4, -π/6, 0 वगैरह, ये सारे एंगल मैंने कंसिडर कर लिए। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसकी जो कुछ भी वैल्यूज़ थे हमारे पास, उन वैल्यूज़ को मैंने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास tan π/3 की वैल्यू बनती है हमारे पास √3, तो ये होता है उसका 1.73। π/6 की वैल्यू होती है 1/√3, तो वो हमारा मिल गया हमें 0.58 और π/4 की वैल्यू 1। अब ये सारे पॉइंट्स हम जब यहाँ पर प्लॉट करके इसका जो ग्राफ बनाएंगे, तो वो ग्राफ कैसे आता है, देखिए ऐसे। ठीक है, क्योंकि ये हमें पता है tan फंक्शन की यहाँ पर भी जो वैल्यू थी -π/2 को, दैट इज़ नॉट डिफाइंड, और जो π/2 को भी होती है वो होती है नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये सारे वैल्यूज़ अगर हमें नॉट डिफाइंड देते हैं, तो इनकी इन बिटवीन वाला जो ग्राफ होता है, वही ग्राफ हम चेक करते हैं, वही ग्राफ हम सिर्फ कंसिडर करते हैं। ये हो गया tan फंक्शन। अब इसका हमें क्या करना है, इसका करना है हमें एक्सपांशन, इसका एक्सटेंशन हम चेक करेंगे। अब एक्सटेंशन के लिए क्या है हमारे पास, फिर से वही सारे पॉइंट्स। ठीक है, अब ये हो गया इसका एक्सटेंशन। ठीक है, क्योंकि हमें पता है, देखिए मैंने आपको जब पीरियोडिसिटी वगैरह पढ़ाया था, तब भी मैंने यही कहा था कि ये जो है, ये एक तरह का स्नेक है, जो यहाँ नेगेटिव इन्फिनिटी से निकल के पॉजिटिव इन्फिनिटी को जाता है। ठीक है, फिर वहाँ से वो गायब हो जाता है, फिर वो नेगेटिव इन्फिनिटी से निकलता है, फिर ऐसे जाके वो ट्रैवल करके आगे उसका काम चलाता रहता है। ठीक है, सो दिस इज़ नथिंग बट द एक्सटेंशन ऑफ tan फंक्शन। आई होप आपको ये एक्सटेंशन समझ में आ रहे हैं, ये ग्राफ्स समझ में आ रहे हैं। अब cot फंक्शन का देखते हैं। cot फंक्शन का हम ग्राफ नहीं देखेंगे, उसका सीधा हम ये जो है एक्सपांशन ही देख लेंगे, क्योंकि क्या है, cot फंक्शन से किया जो कुछ भी है हमारे पास पूरे ग्राफ मैंने पीरियोडिसिटी में आपको बताए थे, ये सब सिर्फ यहाँ पर हम उसका एक रिवीजन करवा लेंगे। ठीक है, मेन तो हमें साइन cos tan ही है, बाकी के ग्राफ जो है ये हमें थोड़े से याद रखने के लिए बस मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, देखिए जैसे ये cot फंक्शन का ग्राफ हो गया। ओके, देखिए tan फंक्शन का हमारे पास क्या ग्राफ था, ये tan फंक्शन का ग्राफ है। और cot फंक्शन का क्या मिला हमें ग्राफ, दिस इज द फंक्शन ऑफ ग्राफ ऑफ cot फंक्शन। मतलब tan वाला जो है वो यहाँ से निकल के यहाँ जाता था, वही जो हमारा ये फंक्शन है, कौन सा, cot फंक्शन है, वो यहाँ से लेके यहाँ तक उसकी साइकिल वो चेंज करता है। सिर्फ π/2 रेडियन से उसकी साइकिल जो है वो शिफ्ट हो जाती है। ये हो गया हमारा cot फंक्शन। अब हमें चाहिए sec फंक्शन, तो चलिए देखते हैं sec फंक्शन का क्या ग्राफ आता है। sec फंक्शन का ग्राफ भी मैंने आपको इन डिटेल बताया था, वहाँ पर क्या आता है क्या नहीं। ठीक है, यहाँ पर भी मैं अब उसका एक्सटेंशन वाला ग्राफ बताऊँगा आपको। ठीक है, तो ये हो गया, वैल्यूज़ पुटअप कर लिया हमने। अब जैसे कि हमें sec फंक्शन का पता होता है, sec 0 की वैल्यू होती है 1 और sec π/2 की वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड। सिमिलरली टू दैट sec फंक्शन की अगर -π/2 की वैल्यू देखें, तो वो वैल्यू भी होती है हमारी कुछ -π/2 के लिए ये इन्फिनिटी तक जाएगा, मतलब नॉट डिफाइंड। तो उसका ग्राफ कैसे आएगा, यहाँ से निकल के 1 पे आएगा, 1 से निकल के फिर से इन्फिनिटी, फिर यहाँ से भी इन्फिनिटी से लेके यहाँ पर -1 तक आएगा, और वहाँ से फिर से इन्फिनिटी, मतलब समवन लाइक दैट। तो ये हमारे सेक फंक्शन के ग्राफ हो गए। ठीक है, ये सेक फंक्शन के ग्राफ है, तो इसके मुताबिक हमें कोसेक फंक्शन का भी देखना पड़ेगा अभी। तो चलिए देखते हैं कोसेक फंक्शन। y = कोसेक, ये हमारा फंक्शन है। तो इसमें हम क्या करते हैं, तो देखिए, तो इसमें हमें करना है सेम x एक्सिस y एक्सिस, उस पर हमें एंगल प्लॉट करने हैं, ये पॉइंट्स प्लॉट किए हमने। तो हमें एक बात पता है, कौन सी बात पता है, कि π/2 के लिए जो कोसेक फंक्शन है उसकी वैल्यू मिलती है हमें 1। ठीक है, तो π/2 के लिए उसकी वैल्यू अगर 1 है तो 1,
फिर 0 के लिए हमें वैल्यू मिलती है नॉट डिफाइंड, मतलब यहाँ पर पाई के लिए भी नॉट डिफाइंड है, तो यहाँ पर मतलब यहाँ से लेके वो 1 तक आएगा, फिर से मुड़ के वो अगेन इन्फिनिटी हो जाएगा। यहाँ पर भी इन्फिनिटी से लेके वो -1 तक आएगा और फिर वो इन्फिनिटी के लिए चला जाएगा। मतलब कैसे, तो ये ऐसे, ये हमारे हो गए कोसेक फंक्शन के ग्राफ। आई होप आपको ये सेक फंक्शन और कोसेक फंक्शन के ग्राफ जो है वो समझ में आ चुके होंगे। ये है सेक फंक्शन वाला ग्राफ, ये है कोसेक फंक्शन वाला ग्राफ। ठीक है, डिफरेंस समझ में आ गया, π/2 रेडियन से डिफर करता है। अब आगे है मैंने आपके लिए कुछ स्पेशल टाइप ऑफ ग्राफ बनाए हैं, वो हम देखते हैं। उसमें है y = a sin x, मतलब साइन फंक्शन की जो वैल्यू है उस आने वाली वैल्यू को हम किसी कांस्टेंट a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सपोज हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर ये जो है पॉइंट्स, यहाँ एंगल कंसीडर करेंगे, एंगल तो वही रहेंगे हमारे 0 π/2 पाई, ठीक है, π/2 डिफरेंस वाले। अब इसके आगे हमें क्या करना है, जो पॉइंट के जो यहाँ पर मैंने वैल्यूज़ लिखे हैं वो वैल्यू देखिए। हमें तो वैसे पता है साइन फंक्शन की वैल्यू 1 से -1 के बीच में रहती है, लेकिन अगर हम जब उसके आने वाले आंसर को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या उसमें फ़र्क होगा वो देखेंगे हमें। देखिए अगर ए की वैल्यू यहाँ पर मैंने 1 कंसिडर कर ली तो क्या होगा, साइन फंक्शन y = sin x है, तो sin x के जो वैल्यूज़ हमें मिलते थे, जो ग्राफ में मिले थे, उसको हमें 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब क्या है, जैसे कि sin 0 की वैल्यू 0, sin π/2 की वैल्यू 1, sin पाई की वैल्यू अगेन 0, sin 3 π/2 की वैल्यू -1। सो लाइकवाइज ये हमें ऐसे हमने मल्टीप्लाई करके 1 से मल्टीप्लाई करके वो वैल्यूज़ लिखे। इसमें कुछ भी चेंजेस आने वाले हैं क्या, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि y = sin x ही आया है ना। a की वैल्यू 1 रखना मतलब y = sin x, तो जो sin x का साइन का ग्राफ हमने उसका एक्सटेंशन देखा था, वही एक्सटेंशन का ग्राफ हमें यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, ये आ गया y = a sin x। ठीक है, अगर हमने a की वैल्यू 1 कंसिडर की तो ये उसका ग्राफ मिला हमें। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करते हैं, ये a की वैल्यू जो है ना वो 2 कंसिडर करते हैं। अगर a = 2 हो तो क्या, तो उस फंक्शन में क्या चेंज हो जाएगा, y = 2 sin x। ठीक है, मतलब sin x की आने वाली वैल्यू को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं अब यहाँ पर क्या होगा। जैसे कि y = sin x में देखा था हमने कि उसकी जो वैल्यूज़ आए थे वो 1, 0, -1 आए थे। अब उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब sin 0 की वैल्यू तो 0 ही रहेगी, sin π/2 की वैल्यू जो हमें 1 मिलती है वो उसको अब हम 2 से मल्टीप्लाई करके वो क्या होने वाला है 2। फिर पाई की वैल्यू 0, 3 π/2 की वैल्यू -2, 2 पाई की वैल्यू 0, 5 π/2 की वैल्यू अगेन +2, 3 पाई की वैल्यू 0। अब ये निगेटिव में जब आएंगे हम, निगेटिव में क्या मिलेगा हमें, साइन -π/2 की वैल्यू होती है -1, लेकिन यहाँ पर उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो -1 × 2 इज़ -2। लाइकवाइज जैसे हम कैलकुलेशन करेंगे तो वैसे हमें ये पॉइंट्स मिलते हैं, और इसको जब हम जॉइन करेंगे किसी ग्राफ को तो देखिए क्या हुआ, इसकी जो भी वैल्यू थी, मतलब जो रेंज थी, अगर हम किसी फंक्शन को किसी मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसके रेंज में फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया a = 2। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी वैल्यू अब और बढ़ा देता हूँ। ठीक है, उसकी वैल्यू मैं लेता हूँ 3, किसकी, a की वैल्यू कांस्टेंट। तो क्या बनेगा हमें, जैसे कि सिंपल है एकदम, जहाँ पर हमें π/2 की वैल्यू 1 मिलती थी उसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो वो वैल्यू मिलेगी 3। ठीक है, वो 0.3 होगा, यहाँ पर 3 π/2 के लिए होगा -3, फिर π/2 के लिए होगा +3। ठीक है, सिमिलरली निगेटिव साइड में -π/2 के लिए -3, यहाँ पर होगा +3, यहाँ पर होगा -3। ठीक है, तो ये से अगर जैसे हम ये ग्राफ ज्वाइन करेंगे तो देखिए क्या हुआ, अगर a की वैल्यू 3 है तो उतने टाइम्स उसकी रेंज में चेंजेस आ गए। साइन फंक्शन को जैसे हमने 3 से मल्टीप्लाई किया उसकी रेंज -3 to +3 में वेरी हो गई। ओके, तो ये देखिए अब कलेक्टिवली हम क्या करते हैं, जैसे a की वैल्यू 1, 2, 3 रखे थे वो वैल्यूज़ मैं आपके सामने पुटअप करके अब यहाँ पे एक कंबाइन ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूँ। देखिए ये हो गया हमारा साइन फंक्शन का कंबाइन ग्राफ, जैसे a की वैल्यू 1 हो, 2 हो या 3 हो। ठीक है, 1 मतलब y = sin x के हमारा ये ग्राफ है। ठीक है, दूसरा y = 2 sin x का ग्राफ है, और तीसरा y = 3 sin x का ग्राफ है।
आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये जो है ये a इज इक्वल टू साइन एक्स, वाई इज इक्वल टू ए इंटू साइन एक्स। ठीक है, मतलब साइन फंक्शन को मल्टीप्लिकेशन में लेना। अब इसके आगे जो है हमारा, इसके आगे वाला है साइन बी एक्स, मतलब पहले हमने क्या किया था, साइन के बाहर मल्टीप्लिकेशन किया था। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसमें इसके एंगल को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सपोज यहाँ पर b इज इक्वल टू, फिर से हम क्या करेंगे, b इज इक्वल टू हम कंसिडर करेंगे 1, मतलब क्या मिलेगा हमें, y इज इक्वल टू साइन एक्स। वाई इज इक्वल टू साइन एक्स का ही ग्राफ मिलना है फिर। ठीक है, तो वो ग्राफ कैसा होगा, तो उसका पीरियडिसिटी क्या थी उसकी 2 पाई। ठीक है, y इज इक्वल टू साइन एक्स की पीरियडिसिटी क्या थी 2 पाई। ठीक है, मतलब माइनस पाई टू पाई अगर हम कंसिडर करें तो ये 2 पाई डिफरेंस हो जाता है। तो चलिए देखते हैं अब पॉइंट, उसका जो ग्राफ होगा वो ग्राफ कैसे होगा। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ हमारा ये था, क्योंकि माइनस पाई की वैल्यू 0 है, माइनस पाई बाई टू, साइन माइनस पाई बाई टू की वैल्यू -1 है, साइन 0 की वैल्यू 0 है, साइन पाई बाई टू की वैल्यू 1 है, और साइन पाई की वैल्यू अगेन 0 है। ठीक है, ये हो गया हमारी पीरियडिसिटी। अब मैं क्या करता हूँ, ये b की जगह पे वैल्यू लेता हूँ 2, b इज इक्वल टू मैं करता हूँ 2, तो क्या बन जाएगा साइन 2x। ठीक है, साइन 2x बन गया। अब साइन 2x करने के बाद गौर दीजिए, यहाँ पर जो ग्राफ आपके सामने आने वाला है उस ग्राफ पे आपको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा भी अगर आपका यहाँ से ध्यान भटका तो आपको बहुत बड़ा फटका बैठ सकता है बच्चों। तो देखिए, अगर यहाँ पर मैं एंगल को मल्टीप्लाई करूँ, तो देखिए माइनस पाई को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये -2 पाई बन जाएगा। मतलब जो वैल्यू हमें -2 पाई के लिए मिलनी थी वो वैल्यू हमें माइनस पाई के लिए मिल रही है। ठीक है, तो माइनस पाई बाई 2 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस पाई बाई 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर आएगा माइनस पाई। मतलब जो वैल्यूज़ एक पाई रेडियन से पीछे चल रहे थे वो वैल्यूज़ यहाँ पर मिलने वाले। -2 पाई की वैल्यू यहाँ मिलेगी, माइनस पाई की वैल्यू यहाँ मिलेगी, 0 का तो कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पर पाई की वैल्यू मिलेगी, यहाँ पर 2 पाई की वैल्यू मिलेगी। मतलब पीरियडिसिटी क्या हो रही है, इसकी पीरियडिसिटी रिड्यूस हो रही है। जैसे हमने एंगल को मल्टीप्लाई किया किसी इंटीजर से, हमें क्या हो रहा है, पीरियडिसिटी में डिक्रीज होते हुए दिख रही है। देखिए कैसे। ठीक है, इसके पहले वाला ग्राफ कैसा था, देखिए ये था इसके पहले वाला ग्राफ जब b इज इक्वल टू 1 वैल्यू थी। अब ये जो है ये b इज इक्वल टू 2 वाला ग्राफ है। ठीक है, अब इसमें मैं क्या करता हूँ, b इज इक्वल टू वैल्यू रखता हूँ 4। ठीक है, जैसे हम b इज इक्वल टू 4 रखेंगे तब आपको याद आएगा कि जैसे मैंने यहाँ पर 4 रखा, ये -4 पाई हो गया, यहाँ पर 4 रखा, ये हो गया ये हो गया +4 पाई, और इसको जैसे हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं ये बन जाएगा 2 पाई और ये -2 पाई। तो इसका जो ग्राफ मिलेगा बच्चों, याद से देखो, ध्यान से देखो क्या होने वाला है, y इज इक्वल टू साइन 4x का ग्राफ, पीरियडिसिटी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, ये होगा उसका ग्राफ। किसका ग्राफ होगा, y इज इक्वल टू साइन 4x। अब मैं क्या करता हूँ, जो तीनों ग्राफ हमने देखे थे वो आपके सामने कंबाइनली रखता हूँ। ये तो ग्राफ हमारा y इज इक्वल टू साइन 4x का। ठीक है, अब ये साइन 4x का ग्राफ, ये साइन 2x का ग्राफ, देखिए ये साइन 4x वाला ग्राफ हो गया। ठीक है, ये साइन 2x वाला ग्राफ हो गया, और ये साइन x वाला ग्राफ हो गया। मतलब आप देख पाओगे कि जो वैल्यू हमें माइनस पाई को मिल रही थी यहाँ पर, वो यहाँ पर -पाई/2 के लिए मिल रही है। ठीक है, और यहाँ पर ये देखिए ये 0 वैल्यूज है ना, 0 के बाद पॉजिटिव साइकिल थी। ठीक है, तो 0 के बाद पॉजिटिव साइकिल कहाँ पर ये यहाँ पर है, देखिए। ठीक है, और ये -पाई टू 0 मतलब एक नेगेटिव साइकिल, यहाँ -पाई/2 टू 0, यहाँ पर फिर ये पाई/4 टू 0, मतलब रिड्यूस होती जा रही है। जैसे हम एंगल को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी जो पीरियडिसिटी है वो रिड्यूस होती जाती है। ठीक है, तो ये अगर हम दोनों करें, मतलब साइन को एंगल को भी मल्टीप्लाई करें और फंक्शन को भी मल्टीप्लाई करें, तो उसका ग्राफ कैसे आएगा, देखिए बहुत ही सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए अगर इसको एंगल को भी 2 से मल्टीप्लाई किया और फंक्शन को भी 3 से मल्टीप्लाई किया, ये कुछ स्पेशल है इसमें, मतलब ये याद होने चाहिए। वैसे सिलेबस में अभी हमारे तो है नहीं, लेकिन याद होने चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये पढ़ाया है। ठीक है, ऐसे कुछ कॉस फंक्शन का भी है हमारे पास। ठीक है, उसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत आपको नहीं है।
ठीक है। तो कॉस फंक्शन का बस एक इन शॉर्ट मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैसा है। ये ग्राफ मैं आपको बस आपके सामने पुटअप करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये ग्राफ हो गया हमारा कॉस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स का। ए की अगर वैल्यू हम 1 रखते हैं, ए की वैल्यू अगर 2 रखे, तो ए की वैल्यू 2 रखने के बाद हमारा क्या आता है, ये वैल्यू आती है, ऐसे ग्राफ आता है। ठीक है, यही अगर हम 3 वैल्यू रखें तो ऐसे ग्राफ आता है। मतलब जो साइन फंक्शन में हुआ वही हो रहा है यहाँ पे। जैसे आप इस पे मल्टीपल चेंज कर रहे हो वैसे आपके ग्राफ में फ्लक्चुएशन आ रहा है, मतलब उसकी वैल्यू इंक्रीज या उसके अकॉर्डिंगली डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो चलिए कॉस बी एक्स का भी देख लेते हैं। ये वहाँ पर भी क्या किया था, यहाँ पर देखिए ये हो गया हमारा, सॉरी यहाँ पर ये कॉस वाला ग्राफ है, यहाँ पर साइन बाय मिस्टेक आ गया है। ठीक है, कॉस बी एक्स वाला फॉर्मूला है, तो कॉस बी एक्स के लिए 1 अगर हम रखते हैं तो माइनस पाई टू पाई के लिए यह हमारा ग्राफ था कॉस फंक्शन का। ठीक है, अब वहाँ पर अगर हम 2 करें तो हाँ यहाँ पर देखिए करेक्ट आ गया ये। वाई इज इक्वल टू कॉस 2x अगर करें तो उसमें क्या हो जाएगा, जो ग्राफ पहले हमारे यहाँ से लेके ये से गया था वो ग्राफ अब क्या हो जाएगा, उसमें क्या चेंज होगा देखिए, पीरियोडिसिटी पाई हो गई। ठीक है, अब देखिए ये जो ग्राफ है -π/2 टू पाई, यही ग्राफ हमारा पीछे था। ठीक है, पीछे कितना था ये, यहाँ देखिए -π टू पाई, एक साइकिल उसको कंप्लीट करने के लिए -π टू पाई के लिए आना था। लेकिन वही आगे क्या हो गया, आगे जाके जो ग्राफ अगला कंप्लीट हुआ हमारा, उस ग्राफ के लिए क्या हुआ देखिए, -π/2 टू π/2, मतलब इसमें डिफरेंस कितना आया, पाई रेडियन का। ठीक है, वैसे अगर हम 4 अगर यहाँ पर पुट करते हैं तो ये आता है इसका ग्राफ। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। यहाँ पर अगर हम मल्टीपल अगर देखें उसका, ये जो तीनों के ग्राफ, ये जो है ग्रीन वाला जो आपको दिख रहा है ये है कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स वाला। ये जो ब्लू वाला आपको दिख रहा है पर्पल वाला, ये है वाई इज इक्वल टू कॉस 2x वाला। और ये रेड वाला जो है वो है वाई इज इक्वल टू कॉस 4x वाला। मतलब जैसे आप एंगल को मल्टीप्लाई करते हो तो वैसा ग्राफ में ये फ्लक्चुएशन आता है। ठीक है, अगर ये पूरा एक साथ कर ले जैसे हमने साइन फंक्शन के लिए भी किया था तो उसको क्या हो जाएगा, ये ग्राफ मिलेगा हमें। ठीक है, तो आज के लिए मेरा ये ग्राफ वाला जो फंक्शन था, ये ग्राफ वाला जो लेक्चर था, ये हमने बहुत ही अच्छी तरह से शायद कंप्लीट कर लिया है, जिसका नाम है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। जो अब तक हमने देखा था, जैसे कि यहाँ पर डायग्राम मैंने गिवन है पी एक्स कोमा वाई। ठीक है, तो ये पी एक्स कोमा वाई मतलब क्या है, दिस इज़ नथिंग बट दिस आर द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मतलब अपनी जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होती है, रेक्टेंगुलर और कार्टेशियन दोनों का मीनिंग एक ही है, दोनों एक ही सिस्टम होते हैं, दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम एक ही होती है। कौन सी, रेक्टेंगुलर एंड कार्टेशियन। ठीक है, कार्टेशियन का ही मीनिंग रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर का ही मीनिंग कार्टेशियन है। तो ये जो पी एक्स कोमा वाई है ये हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है किसी पॉइंट के। तो अब हमें इस पढ़ना है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब क्या, एक पोल होता है, उस पोल के अराउंड अगर हम देखें तो अगर किसी, जैसे कंसिडर कीजिए हमारा सन है, हमारा सोलर सिस्टम में वो एक सन है, उसके आजू बाजू हमारा क्या होता है, कुछ जो हमारे कुछ अगर स्टार हो, अगर कुछ प्लैनेट्स हो या कोई हो, वो रिवॉल्व करता है उसके। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर एक फिक्स्ड पॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं ओरिजिन। ठीक है, इस ओरिजिन से कितने यूनिट डिस्टेंस पे और कितने एंगल पे कोई पॉइंट है वो डिसाइड करता है उसके पोलर कोऑर्डिनेट। जैसे इस डायग्राम में मैं अभी आपको दिख रहा होगा कि पी एक्स कोमा वाई एक पॉइंट मैंने कंसिडर किया है। इस पॉइंट पी का अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, सपोज यहाँ पर ये परपेंडिकुलर में ड्रॉ करता हूँ ए पॉइंट, पी ए परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। ठीक है, तो हमें पता है ये पी ए मतलब क्या होता है, दिस इज नथिंग बट वाई कोऑर्डिनेट, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस ऑफ दैट पॉइंट, एंड ओ ए मतलब डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस ऑफ दिस पॉइंट इज एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब हमें करना क्या है, याद रखिए ये ओ टू पी जो डिस्टेंस है इसे हम कंसिडर करेंगे आर, और ये जो है यहाँ पर ये होगा हमारा थीटा एंगल। ठीक है, जैसे ही हमें ये पी एक्स कोमा वाई, इसको अगर जैसे हमें पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना है या पोलर कार्टेशियन से उसके पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर उसके पॉइंट्स लिखने हैं हमें, तो हम क्या करेंगे,
P पॉइंट है हमारा, करेक्ट, सेम पॉइंट है ना, उसी सेम पॉइंट के हमें पोलर कोऑर्डिनेट चाहिए। तो पोलर कोऑर्डिनेट P r, थीटा, दिस इज द मेथड टू राइट डाउन पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट। जैसे यहाँ पर कार्टेशियन में हम क्या करते थे, x, y, मतलब उसका y एक्सिस कितना डिस्टेंस है, x एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, ये हम x, y, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट करके लिखते थे। यहाँ पर हमें क्या करना है, ये r, थीटा है, ये x और y नहीं है, r, थीटा है, ठीक है। r इज द डिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट o ओरिजिन, एंड थीटा इज एट विच एंगल, कितना एंगल फॉर्म करके वो पॉइंट तक वहाँ पर हम जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊँ आपको कि अगर कोई पॉइंट है जिसका एंगल है 130, जिसका एंगल है सपोज 45 डिग्री और उसका डिस्टेंस है 5 यूनिट्स, ठीक है। तो यहाँ से 5 यूनिट सपोज इतना है और एंगल है 45 डिग्री, 45 डिग्री मतलब ये सपोज, तो वो पॉइंट कहाँ पर, यहाँ कहीं पे तो वो पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही सपोज अगर कोई 3 यूनिट डिस्टेंस है और मतलब r इज इक्वल टू 3 है और थीटा इज इक्वल टू 125 है, तो 125 मतलब यहाँ पर आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। समवेयर ये पहले एंगल आ गया, डिस्टेंस कितना है 3, सो 3 यूनिट डिस्टेंस में यहाँ पर वो पॉइंट हमारा मिल जाता है, ठीक है। तो दिस सिस्टम इज कॉल्ड एज पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। सो r एंड थीटा, ये r और थीटा देखिए, थीटा कैसे निकालते हैं अभी, ये थीटा कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो थीटा यहाँ पे हम रेडियन में ले सकते हैं, यहाँ पर डिग्री में ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर यूजिंग नाउ रेडियन सिस्टम, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि सर r मतलब अगर हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स गिवन है और हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, सिंपल है, पाइथागोरियन बाबा हमें प्रूव करने के लिए एक थ्योरम दे चुके हैं। PAO अगर हम एक ट्राइंगल कंसिडर करें और ये अगर परपेंडिकुलर, तो r उसका क्या हो जाता है, हाइपोटेन्यूस, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। देयरफॉर r की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, देयरफॉर r इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, as this is the distance of any point from the fixed point origin, therefore यहाँ पर प्लस और माइनस नहीं लेंगे हम, वो पॉजिटिव ही लेंगे, वो डिस्टेंस है ना किसी पॉइंट का, किसी फिक्स्ड पॉइंट से, ठीक है, वो पॉजिटिव ही कंसिडर करेंगे। अब आपको लग सकता है सर थीटा कैसे फाइंड आउट करेंगे, करेक्ट लग सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर नहीं लगा तो प्रॉब्लम है, ठीक है। सर आपने r मतलब रेडियस हो या सपोज डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट टू द ओरिजिन, इसका तो फॉर्मूला आपने बता दिया, लेकिन थीटा का फॉर्मूला क्या है, थीटा का भी बच्चों एक फॉर्मूला है। अगर हम देखें तो y और x इनमें रिलेशन क्या है, y है इस थीटा की अपोजिट साइड, x है थीटा की एडजेसेंट साइड, तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट वाला कौन सा रेशो होता है, आई थिंक tan रेशो होता है, ठीक है। सो tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन x, आप y की वैल्यू ले लो, आप x की वैल्यू ले लो, ठीक है, उसमें से जो कुछ भी वैल्यू आपकी, वो एक रेशो मिलेगा आपको, वो जो कुछ भी वहाँ मिलेगी वैल्यू, उस वैल्यू को अगर आपको वो परफेक्ट वैल्यू अगर सपोज मिलती है 1/√3 मिलती है, तो थीटा कितना आएगा 30 डिग्री, 1 मिलती है तो 45 डिग्री, √3 आता है तो 60 डिग्री, लाइकवाइज आप उसमें चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये y/x करके यहाँ पर आप थीटा यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। ये हो गया हमारा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ किस पे फोकस करते हैं, मेनली r एंड थीटा, ठीक है। r एंड थीटा वाला होता है पोलर कोऑर्डिनेट्स और x y वाला होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पर x, y मतलब ये x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट है, यहाँ पर r, थीटा मतलब ये है डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, और थीटा है कितने एंगुलर मेजरमेंट, ये OX जो हमारा पॉजिटिव एक्सिस होता है, x एक्सिस, उससे रेफरेंस से कितने एंगल से मेजरमेंट उसने काउंट किया है, ठीक है, या वेरी किया है, कितने एंगल से वो रोटेट करने के बाद वहाँ पर हमें मिल सकता है। ये हो गया हमारा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम।